नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि बाला जैन। आज हमारा लेक्चर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पर है। सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्ब या एमिटेड होने की स्टडी को एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यह इसी बेसिस पर दो कैटेगरीज में डाली गई है। पहला एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी एमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं देखिए। यह ऊपर वाले फिगर में आप देखिए, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कुछ एचन्यू एनर्जी या फोटोन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है, तो इस समय वह रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। इसके उल्टे या विपरीत हम देखते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन पहले से हायर एनर्जी स्टेट पर है, तब वह ग्राउंड स्टेट एनर्जी और अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट के जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी को एमिट करता है एक फोटोन के रूप में, और खुद रिलैक्स होकर ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर उसने उत्सर्जन किया है, हमें विकिरण मिलेगा। तो पहले इस प्रोसेस में क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, यानी कि विकिरण उसने ले लिया है। दूसरे वाले प्रोसेस में उसने विकिरण खुद से एक छोड़ा है। ठीक है, तो इस चीज़ को यदि हम स्पेक्ट्रम फॉर्म में देखते हैं, नीचे वाले फिगर में देखिए, पहली पट्टी दिखाती है जहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन या एमिशन नहीं हुआ है, तो कंटिन्यूस कलर्स हमें दिखेंगे। लेकिन यदि किसी सब्सटेंस से कोई रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो वो किस पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के होंगे, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की हमको लाइन की कलर की लाइंस, या इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम, ये मिलता है। ठीक है, और ये लाइन फॉर्म में क्यों मिलता है? लाइन फॉर्म में ये इसलिए मिलता है क्योंकि ये निश्चित ऊर्जा अंतरालों के बीच में ट्रांजिशन होता है, इसलिए निश्चित एचन्यू ही फ्रीक्वेंसी के एचन्यू ही एमिट होते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स एमिट होंगे उसी फ्रीक्वेंसी की हमको लाइन या कलर मिलेगा। ठीक है, इसके अपोजिट में हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सबसे नीचे वाली पट्टी में देख सकते हैं। क्या हो रहा है, जब किसी सब्सटेंस पर हम सारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की हर वेवलेंथ एलिमिनेट करते हैं, आपतित करते हैं, तो जो उसके संगत ऊर्जा अंतराल होंगे उसके संगत तो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फोटोन एब्जॉर्ब हो गए यानी उस जगह पर उस वेवलेंथ का फोटोन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए उस जगह पर आप देखिए काली पट्टियाँ हैं। तो पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं काली पट्टियाँ हैं। इसका मतलब है कि उन्हीं तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के संगत जो फोटोन थे वो उस पदार्थ ने या उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों ने अवशोषित कर लिए। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें लाइंस दिखती हैं, कलर की पर्टिकुलर वर्णक्रम की लाइनें मिलती हैं, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उस जगह पर काला मिलता है। ठीक है, तो ये अंतर है। अब बात आती है हमारे सिलेबस में हमको एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है अभी, और एमिशन स्पेक्ट्रम भी हमें पर्टिकुलरली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 1885 में बामर नाम के वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि इंफ्रारेड से लेके अल्ट्रावायलेट तक सारे फ्रीक्वेंसीज़ के एमिशंस एक हाइड्रोजन के परमाणु से हुआ करते हैं। तो ये चूँकि हाइड्रोजन का परमाणु आप जानते हैं कि बीच में एक नाभिक होता है धनात्मक आवेशित, और चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन उसके परिक्रमा करता है। तो आप सोचिए कि इतनी सिंपल सी संरचना के होते हुए भी इतने सारे वर्णक्रम की आपको यदि एग्जिस्ट करते हैं एक छोटे से एटम में, तो ये एक सवाल का कारण तो बनता ही है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे। तो इस चीज़ का उस समय कोई आंसर नहीं था, कोई रीज़न नहीं था हमारे पास। ठीक है, 1885 से यह एक खोज का विषय बना हुआ था, लेकिन आप अच्छी तरह जानते होंगे कि 1900 में क्वांटम मैकेनिक्स का उदय हुआ था, जब श्रोडिंगर, प्लांक, डी ब्रॉगली क्वांटम मैकेनिक्स पर काम कर रहे थे। उसी समय आइंस्टीन ने अपनी बोर मॉडल या बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया 1913 में।
जब क्वांटम मैकेनिक्स का उदय हो चुका था, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का उदय हुआ था यानी कि प्लांक कांस्टेंट h तब हम जानते थे, ठीक है। उस समय पर बोर ने अपने इस मॉडल में 3 मेनली पॉस्टुलेट्स दिए थे। ये 3 पॉस्टुलेट्स हमको याद होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो बोर एटॉमिक मॉडल में कही गई बोर के द्वारा, उसमें था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर किन्हीं डेफिनेट या फिक्स निश्चित कक्षाओं में ही रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, परिक्रमा करेगा, ठीक है। तो जब कोई चीज़ गोल या घूर्णन पाथ पे होती है, ठीक है, उस समय उसको एक एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग प्राप्त करना होता है। तो वह उस कोणीय संवेग के लिए बोर के अनुसार शर्त थी कि वो p कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक होना चाहिए, यानी कि h/2π 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड सो ऑन ऐसे होगा NH/2π के फॉर्म में। जहाँ भी कोणीय संवेग होगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए, वहीं उसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो अब ऑर्बिट उन्होंने निश्चित कर दी, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ पे नहीं घूमेगा, एक निश्चित ऑर्बिट में ही घूमेगा, ठीक है। ऑर्बिट निश्चित हो गई। अब दूसरी चीज़, दूसरे पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये अलग अलग एनर्जी लेवल को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, के संगत रहेंगे, यानी कि हर ऑर्बिट की एक निश्चित ऊर्जा होगी। इन्हीं ऊर्जा के संगत जो इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांजिट होगा तो उसके संगत ही एक फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज़ करेगा। यानी कि अगर हायर एनर्जी स्तर में ऊर्जा स्तर में जाएगा तो उसमें वह उसके संगत ऊर्जा अंतराल में जितना भी फोटॉन की रिक्वायरमेंट है वो एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन यदि हायर एनर्जी ऊर्जा स्तर से नीचे आता है, लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, तो उसके डिफरेंस के संगत वो ऊर्जा को एक फोटॉन के रूप में रिलीज़ करेगा, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वह कहता है कि किसी भी सब्सटेंस को एक गोलीय पाथ पर रहने के लिए एक आवश्यक अभिकेंद्री बल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एक गोलीय पाथ पर परिक्रमा करते रहने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्री बल है वह न्यूक्लियस में मौजूद धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन के खुद के ऋणात्मक आवेश के कारण बनने वाला विद्युत आकर्षण बल ही है। तो आवश्यक अभिकेंद्री बल विद्युत आकर्षण बल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 पोस्टुलेट्स के द्वारा ये मॉडल कम्प्लीटली एक्सप्लेन होता है। इस मॉडल से बोर ने हमारे लिए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 इस तरह से अलग अलग कक्षाओं के लिए क्या रेडियस होगी, कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, यह भी इन्होंने डिराइव करी। तो बोर के इन पोस्टुलेट्स के द्वारा ये जो डेरिवेशन देख रहे हैं आप, इस डेरिवेशन को फॉलो करते हुए जो तीनों पोस्टुलेट में 3 रिलेशंस दिए गए थे उन्हीं में से सेलेक्टिवली यूज़ करते हुए उन्होंने आर का मान निकाला। आर का मान आप देख सकते हैं, फाइनली निकल के आया है ε0 n² h² पाई m z e स्क्वायर। आई एम सॉरी फॉर देट, यहाँ पे जो स्टेप वाइज डेरिवेशन हुआ है इट इज़ सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड मैनिपुलेशंस। तो ये जो है ये मैं स्किप कर रही हूँ अपने लेक्चर में। ये बहुत सिंपल है और आप इसे देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके करने की कोशिश करेंगे तो आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर का मान आया आप देखिए, यहाँ पे ε0 n² h² अपॉन पाई m z e स्क्वायर में सिर्फ n ही एक ऐसी चीज़ है जिसका मान n = 1, 2, 3, 4 आप वेरी करते जाइए तो आपको r = फर्स्ट रेडियस, n = 2 रखने से r = 2 के सेकेंड रेडियस, थर्ड रेडियस एंड सो ऑन आपको अलग अलग रेडियस मिलती जाएंगी। चूँकि n का मान आप देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि n = 1 रखेंगे तो 1 और 2 रखेंगे तो 4 टाइम फर्स्ट रेडियस का 4 टाइम हो जाएगा, जबकि n = 3 रखेंगे तो फर्स्ट रेडियस का 9 टाइम हो जाएगा, 3 3 = 9। तो जो आगे वाली कक्षाएं हैं वो पहली कक्षा से इक्वी डिस्टेंट नहीं है, उनके डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, रेडियस के मान जो है स्क्वायर फॉर्म में बढ़ रहे हैं, ओके।
इसी तरह से nth ऑर्बिट की एनर्जी भी डिराइव करके दी है बोर के इन्हीं रिलेशंस के द्वारा। यहाँ पे भी मेनली जो यूज़ किया गया है रिलेशन वो है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालने के लिए उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग किया गया है। गतिज ऊर्जा ऑब्वियसली हाफ mv² होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा जो है उसकी स्थिति के कारण है, जो कि कितनी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितने आवेश के साथ ये विद्यमान है इस पर डिपेंड करेगी। तो इसलिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की जगह पर कूलॉम ऊर्जा यानी कि विभव को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हाफ mv² गतिज ऊर्जा दे रही है, जबकि विद्युत विभव जो है यह हमको स्थितिज ऊर्जा दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को जब जो पुराने हमारे तीनों पोस्टुलेट्स में रिलेशंस दिए हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनली हमारे लिए En का मान मिलेगा -mz² e⁴ 8ε0² n²h²। यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँगी कि यहाँ पर किसी भी एटम के लिए डेरिवेशन किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर z का मान z लिखा गया है। लेकिन जब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए z का मान 1 रख दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह से समराइज़ करके हम देख सकते हैं कि nv ऑर्बिट की रेडियस जो है n² h² ε0/πm² होती है। यहाँ पर जो r है nv रेडियस जो है वो n² की प्रोपोर्शनल होती है, जबकि nv कक्षा की ऊर्जा जो होती है वह -m e⁴ 8n²h²ε0। यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा z का मान हमने 1 ले लिया है, यानी कि अब ये हाइड्रोजन के लिए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए कि n का मान भी n² के रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि रेडियस का मान भी n का मान बढ़ने के साथ बढ़ेगा, जबकि ऊर्जा का मान नेगेटिव साइन को यदि छोड़ दें तो घटेगा। ऊर्जा का मान वैसे नेगेटिव चलते हैं और इवेंचुअली जैसे जैसे n की वैल्यू आप बढ़ाते जाइएगा इट विल अप्रोच टू 0। चलिए, अब आती है बात वेव नंबर की। वेव नंबर सिंपली एक डिनोटेशन है। जब हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को यूज़ नहीं कर पाते हैं वहाँ हम वेव नंबर को यूज़ करते हैं। वेव नंबर इज़ नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ओके, सो वेव नंबर को न्यू के ऊपर एक बार खींच के शो किया जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/λ। 1/λ होने के कारण इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन hc। ये जो है यहाँ पर En जो हमने अभी निकाला हुआ था उसकी वैल्यू रख के En की वैल्यू रख कर और नीचे hc रख के हम वेव नंबर मतलब न्यू बार की वैल्यू निकालेंगे, तो वो निकल के आएगी 2π² me⁴ ch³ 4πε0²। ओके, तो ये तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आ जाती हैं चीज़ें, जो कि मेन टर्म्स भी हैं इस पूरे टॉपिक में। इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में। एज आई हैव मैंशनड 1885 में बामर ने दिया था। तो ये जो है ये स्पेक्ट्रा अब जो बोर के एटॉमिक मॉडल है उसके द्वारा पूरी तरह से एक्सप्लेन हो पा रहा था। इट वाज द सक्सेस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या है एक्सप्लेनेशन? ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो अलग अलग लाइनें मिल रही हैं हमको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी, वो किस तरह से आ रही हैं, जब n = 1 पर n = 2, 3, 4, 5, 6 से ट्रांजिशन होके इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होता है और नीचे आकर n = 1 पर रेस्ट करता है। तो इस तरह से जितने भी रेडिएशन मिले हैं इनको लाइमन सीरीज़ कहा गया। सिमिलरली जब n = 3, 4, 5 एंड मच हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन रेस्ट होने के लिए n = 2 पर आया है, तो इस तरह से जितने भी रेडिएशंस की पूरी एक सीरीज़ मिली है इसे बामर सीरीज़ कहा गया।
ओके, तो अब बामर सीरीज़ के जैसे आपने लाइमन समझा, बामर समझा, ऐसे ही पाशन सीरीज़ जो है इसमें आप देख सकते हैं कि n=3 पर सारे हायर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशंस होकर इलेक्ट्रॉन रेस्ट कर रहा है n=3 पर। तो इस तरह से पाशन मिली है। इसी तरह से और भी आगे वाली ये देखिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। n=1 पर n=2 से भी आ रहा है, 3 से भी आ रहा है, 4 से भी आ रहा है, 5 से एंड 6 से। तो इस तरह से जो पूरी सीरीज़ मिली है ये हमको मिल रही है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है। तो ये जो हमारी पहली वाली लाइमन सीरीज़ थी ये यूवी रीजन में आती है। इसी तरह से n=2 पर 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन हायर एनर्जी स्टेट से जब रिलैक्स होके एटम रिलैक्स होते हैं तो इस तरह से जो टोटल सीरीज़ बनी है यू कैन सी ये विजिबल में है। इसमें रेड में भी आ रही है, ग्रीन में भी आ रही है, ब्लू में भी आ रही है, वायलेट में भी। यानी कि जो बामर सीरीज़ की लाइनें हैं ये सारी की सारी हमारी वायलेट से लेकर रेड तक के विजिबल रीजन में होती हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये नीचे एक इस नीचे वाला जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है कलर का, ये सारा का सारा, ठीक है। इसी के बाद उसके बाद का जो n=3 पर जो रिलैक्स हो रहा है वो इंफ्रारेड रीजन में है एंड सो ऑन। जितने भी आगे आगे हमारी सीरीज़ आई हैं फिर वो रेड से आगे निकलती गई तो इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड तक स्पेक्ट्रम मिलता है। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि बोर के मॉडल ने बामर के द्वारा दिखाए हुए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत सफलतापूर्वक समझाया, लेकिन इसके अलावा और भी इसकी सफलताएं हैं। ज़रा हम इन पर नज़र डालते हैं। पहला तो ये कि ये सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को नहीं बल्कि और भी ऐसे एटम्स जिनमें आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, ऐसे सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है। साथ ही इसने एक और इम्पॉर्टेंट वैल्यू दी हमारे लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास रेशियो को, जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड सी वैल्यू होती है 1:1837। इसको भी इनके कैलकुलेशन से निकाला गया तो यही निकल के आया, और जबकि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था वह भी यही वैल्यूज़ देता था। इसके अलावा जो हाइड्रोजन का जो नेचुरल हाइड्रोजन है उसका जब स्पेक्ट्रा स्टडी किया गया तो देखा गया कि हर विजिबल लाइन के नियर बाय एक और विजिबल लाइन मिल रही थी हमें। तो इस पर उससे पहले हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन अब जब बोर के एटॉमिक मॉडल ने हर चीज़ को क्लियर किया था तो हम इसके बाद यह अंदाज़ा लगा पाए कि यह ज़रूर हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप या समस्थानिक है। तो इस तरह से एक नए समस्थानिक ड्यूटेरियम को हम खोज कर पाए। इसके अलावा स्पेसिफिक चार्ज या विशिष्ट आवेश E/m, जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसके द्रव्यमान का एक रेशियो अनुपात होता है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। इसको भी जब बोर के थ्योरीज़ के द्वारा कैलकुलेट किया गया, इसकी वैल्यू को निकाला गया, तो वह हमारी प्रायोगिक जो मान थे उनसे मैच करता हुआ था, मिल रहा था, यानी उसके अग्रीमेंट में था। लास्ट में जो एटम की फर्स्ट ऑर्बिट होती है n=1, उसके लिए जब हमने वैल्यू निकाली तो पहली ऑर्बिट का जो साइज़ निकल के आया था बोर की थ्योरी से, वह निकल के आया था 0.0528 नैनोमीटर या 0.528 यानी आधा एंगस्ट्रॉन्ग लगभग समझ लीजिए। तो ये आधा एंगस्ट्रॉन्ग जो है एक एटम का मोटा मोटा एक साइज़ लेकर चल सकते थे। उसके पहले भी हमको कभी किसी कैलकुलेशंस में किसी एटम का साइज़ यदि चाहिए होता था या उसकी वैल्यू रखनी होती थी तो हमारे पास एक रफ़ वैल्यू नहीं थी, लेकिन इस थ्योरी के बाद हम जान गए कि साइज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट में बी इक्वल टू द साइज़ ऑफ होल एटम विच इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एंगस्ट्रॉम। चलिए, लेकिन बात ये भी आती है कि कुछ चीज़ें यह थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, उसकी जो सीमाएं हैं वह भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, बोर की थ्योरी जो है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का तो सीधा सीधा उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके द्वारा हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी नोन
ऑर्बिट में होना और उसकी स्थिति का पता चलना एग्जैक्टली यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का सीधा सीधा एक वायलेशन है ना। तो इस तरह से ये दो चीज़ें कंट्राडिक्टरी जा रही थी। हाइजेनबर्ग का कहना था कि किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल के लिए उसकी स्थिति और संवेग को हम एक साथ नहीं निर्धारित कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम उसकी पोजीशन और संवेग दोनों को एक पर्टिकुलर पोजीशन में और वैल्यूज़ के साथ लेकर चल रहे हैं। दूसरा लिमिटेशन आता है, बोर का मॉडल जो है किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन जो अभी हमने देखी हैं, इनको जब बाद में उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो देखा गया कि जिन्हें हम अभी एक लाइन कह रहे हैं वो बहुत सारी बारीक बारीक लाइनों का एक समूह था। ठीक है, इसको कहा जाता है सूक्ष्म संरचना। तो इस सूक्ष्म संरचना या फाइन स्ट्रक्चर को बोर मॉडल नहीं समझा पा रहा था। नेक्स्ट, ये जो है अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइनें जो वर्णक्रम की अलग अलग रेखाओं में कुछ रेखाएं अधिक चमकीली थीं जबकि कुछ रेखाएं क्षीण थीं। तो किसी रेखा की तीव्रता का कम होना या ज़्यादा होने का कारण बोर मॉडल नहीं समझा पा रहा था। एक जीमन इफेक्ट होता है जब किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी जो मुख्य वर्णक्रम रेखा है उसके दोनों ओर अन्य रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। तो इसका क्या कारण था? यह जीमन इफेक्ट जो है इसको बोर का मॉडल नहीं समझा पा रहा था। इसी के अलावा बोर का मॉडल जो है किसी भी एक फैक्ट जो बताते हैं कि जब कोई आवेशित कण मूव करता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण को उत्सर्जित करता है। यदि इस थ्योरी पर हम चलें तो एक इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक के चारों ओर तेज़ी से घूम रहा है तो डेफिनेटली उसका ऊर्जा का विकिरण होने से उसकी ऊर्जा फाइनली शून्य हो जानी चाहिए और उसे नाभिक में कोलैप्स कर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लागू नहीं हो रही है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में स्थिरता से घूम रहा है और कोई विकिरण नहीं निकल रहा है। यह चीज़ बोर मॉडल नहीं बता पा रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसके अलावा सबसे मेन रीज़न जो इसको फेल करता है या इसमें थोड़े से संशोधनों की आवश्यकता पैदा करता है वह यह कि जिन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक से ज़्यादा है उनके वर्णक्रम कैसे होने चाहिए, उसमें क्या नियम होने चाहिए, इन चीज़ों को बोर का थ्योरी या मॉडल नहीं समझा पा रहा था। इसके लिए कुछ संशोधनों की आवश्यकता पड़ी। उन संशोधनों को कई चरणों में किया गया। कई वैज्ञानिकों ने उसमें अपने सुझाव दिए, अपने मॉडल्स दिए, जिनके बाद एक फाइनल मॉडल बना था वेक्टर एटम मॉडल, जिसे हम अपने अगले लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।